Hello everyone, so once again welcome to all of you on our YouTube चैनल फिजिक्स एंड आई जालंधर माही राजपूत नाम से जो मेरा YouTube चैनल है यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। राइट। सो आज जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं फिजिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड का जो 2026 का फिजिक्स क्वेश्चन पेपर है वही डिस्कस करने वाला हूँ मैं आज आप लोगों के साथ। एंड इस क्वेश्चन पेपर में जो मैं डिस्कस करने की आप कोशिश करूँगा आज के इस लेक्चर में, है ना, कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ या किस तरह से बात करने वाला हूँ, जो कि अपकमिंग जो और एग्ज़ाम आपके हो गए वहाँ पे फिज़िक्स आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। परंतु इस पेपर का डिस्कशन करने का जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एंड विच वन यूनिट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क वही हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, क्या वेरिएशन आ रही है, कितने डेप्थ में जा रहे हैं, या डायरेक्ट डेरिवेशन का पोर्शन कितना रह रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितनी पूछ रहे हैं, ये सारा वेटेज हम आज की इस डिस्कशन में एनालाइज करेंगे। राइट। सो जैसे कि आप सभी को पता है मैं वन बाय वन सभी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर का मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें आपके पास एमसीक्यू है, सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपके साथ डिस्कशन करेंगे हम, जिसमें आपके पास 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एंड देन इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, इसके बाद जो एक आपके पास एक प्रॉब्लम है ना, केस स्टडी आपके पास है। अनदर जो आपके पास एक सेगमेंट आता है दैट इज केस स्टडी का सेगमेंट आता है। यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपके पास अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 16 नंबर यहीं से आपके कवर हो जाते हैं। एंड देन बाकी का आपका टोटल जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो इसके बाद का आप देख सकते हैं कि आपके जो अनदर जो आपके 44 मार्क्स है वो कहाँ से कवर है, तो वो देख लेंगे। सो वन बाई वन सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा एंड देन कोशिश करूंगा कि अपकमिंग जो मेरे लेक्चर होगी वहाँ पर मैं जो आपके एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो इसके वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँ, दो दो तीन तीन क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसे में अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए मैं छोटे छोटे 5-5 7-7 मिनट के एक एक दो दो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो अपकमिंग वीडियोज़ में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो नाउ अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ। ठीक है। ओके। सो नाउ मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है, और मेनली मैं आपको सबसे पहले ये हाईलाइट कर दूँ जो मैं ये डिस्कशन करने वाला हूँ, दैट इज़ द गिवन सीरीज ऑफ सी। आपके पास ABC सीरीज है तो मैं C सीरीज़ का डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन बी की ओर। इनके सब सेक्शन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको पता ही है। सेक्शन बी में वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम आपके पास है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ये ऑल टाइम आप इसको डिस्कस करते हैं जब भी आप क्लासरूम में फिजिक्स को डील करते हैं। राइट। एंड अनदर क्वेश्चन आपका आ जाता है मैग्नेटोस्टैटिक का। यहाँ से मैग्नेटोस्टैटिक्स आपके पास ये सोलेनॉइड की प्रॉब्लम है। सोलेनॉइड की सिंपल प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई सोलेनॉइड है ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड हैज़ 500 टर्न्स, है ना, एंड इट कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यहाँ पर डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आपके पास सिंपल प्रॉब्लम है। एंड देन इसके साथ में आपको ऑप्शन दिया गया है आउट ऑफ an ammeter, voltmeter and galvanometer which one has lowest highest resistance, justify your response। ये भी सिंपल आपके पास प्रॉब्लम है। एंड देन नेक्स्ट आपके पास ये किरचॉफ लॉ की प्रॉब्लम है। लिटिल बिट ही आपके पास प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो सकती थी अगर आपसे स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट की बात करते कि आप करंट बताओ, या इसके सराउंडिंग में रेजिस्टेंस कितना होगा, या टोटल इस जंक्शन पे कितने करंट, कौन सा करंट ज़्यादा है या कौन सा करंट कम है, या कौन सा करंट कहाँ जा रहा है। अलग अलग लूप के लिए कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आपसे पूछते तो मे बी डिफिकल्ट हो सकता था। परंतु उन्होंने कहा था कि राइट द रेलेवेंट इक्वेशन। रेलेवेंट इक्वेशन आपको पता है, आपने अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करना सीखा है, इस रूल को आपने सीखा है, तो उस टाइम को आपको डिफरेंट इक्वेशन किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस लूप में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहा होगा, है ना। ऐसे अगर सॉल्व करते तो थोड़ा आपका टाइम लग सकता था। एंड देन यहाँ पे आपको बोल दिया गया 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सिंपल था, बोल सकते थे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, दो तो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपने इनको देखा होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिखने को बोली हुई थी। ये आपका सेक्शन बी था। तो सेक्शन बी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे, तो लगभग
उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट जैसा था, मॉडरेट लेवल में मान सकता हूँ, है ना। एंड देन सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँगा, सेक्शन सी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन सी में पूछा गया, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर आपको डिफाइन करनी है। व्हाट डज द पावर कम फ्रॉम, इक्वेशन आपके पास P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हैज़ एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, है ना। हाउ कैन पावर लॉस बी मिनिमाइज्ड इन द ट्रांसमिशन केबल्स कनेक्टिंग द पावर स्टेशन टू होम्स एंड फैक्ट्रीज। ये आपके पास बोल सकते हैं कि उतना इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली पढ़ाई जाती है, तो सिंपल सी प्रॉब्लम, इसमें भी ज़्यादा कोई इशू नहीं है। What are the drawbacks of Rutherford nuclear model of the atom? State and explain the postulates of Bohr model। ये जब भी आप मॉडर्न फिजिक्स डील कर रहे होते तो वहाँ पर इसके बारे में आपको सबसे पहले बताया जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था, उसके बाद आगे बोहर ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, ये सारी चीज़ें। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे देनी थी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, व्हाट इज़ मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस। आपको पहले ही पता है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है, आपने हमेशा देखा होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिक इस यूनिट में अगर देखा जाए तो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन का लॉ और रिफ्लेक्शन का लॉ ऑलवेज हम डील करते हैं इन दोनों लॉज के साथ, तो ये भी हमारे पास क्लासरूम में, रेगुलर क्लासरूम में हमेशा ही करवाया जाता है, ये डेरिवेशन हमेशा सॉल्व करवाया जाता है, तो मुझे लगता है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड देन डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑन वन एटॉमिक मास यूनिट, फर्स्ट इन जूल एंड देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना था, अगर इसे आपने सॉल्व करा होगा तो डेफिनेटली भी आपके लिए आसान है। अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं की कि किस तरह से आपके पास AMU अगर आपके पास है, उसके अगर आप एनर्जी फाइंड करोगे जूल में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, अगर इसका आइडिया ना हो तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपको आइडिया है तो बहुत आसान था ये भी। एंड देन नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दो लार्ज आपने थिन पैरेलल प्लेट कंसीडर की है और उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाया हुआ है। एंड देन आपके पास इनर फेसेस, यहाँ पे लिखो ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड की आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, दोनों प्लेट पे। एंड देन इन्होंने पूछा है कि आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपने, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट एंड आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग आपको क्या बतानी थी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। एंड देन 23rd क्वेश्चन आपके पास है कि लाइक राइट द शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। आसान क्वेश्चन है ये, तो लगभग हर टाइम आप फिजिक्स में डील करते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इस बार 2026 में। तो आगे जब अपकमिंग आने वाले जो अनदर एग्ज़ाम होंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर अगर आप दोगे तो एग्ज़ाम आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि किस तरह की अप्रोच HP बोर्ड डेवलप कर रहा है या किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप सिस्टमेटिकली अपनी NCERT प्रॉपरली अगर आप पूरी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अभी तक मुझे कौन से दिखे कंप्लीट। एक तो 22 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एंड देन आपके पास ये तो सारी आपकी डेरिवेशन ही है। एंड देन एक न्यूमेरिकल 14 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 पे, और यहाँ पर साथ में ये भी तो दिया गया है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना था तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप तो था, परंतु इन्होंने इसको न्यूमेरिकल बनाया ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट इसकी रेलेवेंट इक्वेशन लिखने को बोल दी। तो ये भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल है। तो मुझे नहीं लगता इस पूरे सेक्शन में, सेक्शन B और सेक्शन C में कहीं पर भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट 2 प्रॉब्लम को छोड़कर, बाकी सारे सिंपल बातें। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनदर सेक्शन पे। सो नाउ जो आपके पास ये सेक्शन है, सेक्शन D है। मैंने अभी पर यहाँ पर आपके साथ 2 सेक्शन छोड़ दिए हुए, सेक्शन A एंड सेक्शन D, है ना। यहाँ पर आपके पास जो सेक्शन है आपके पास है, सेक्शन A में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो हमारे पास सेक्शन D है ये हमारे पास है केस स्टडी, है ना।
ये हम इन डिटेल 1 बाय 1 सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब जो क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जो अनदर हमारे पास बी सी और ई सेक्शन था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्प्ले किए। एंड देन नेक्स्ट मैं आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन डी को इन डिटेल डिस्कस करूँगा कि इसमें किस तरह की बातें हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने सिंपल है, कितने कॉम्प्लिकेटेड है। सो सेक्शन ए में बात करूँगा। सेक्शन ए आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 3 सेमीकंडक्टर है, हैव द लेटेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देन व्हाई इज सी इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड गैलियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को डिटेल में डील करते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। यूजिंग द स्कीमेटिक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकॉन और गैलियम स्ट्रक्चर शोइंग कोवेलेंट बॉन्ड एट लो टेम्परेचर, एक्सप्लेन हाउ आर चार्ज कैरी जनरेटेड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ये आपके पास सेमीकंडक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है और सेमीकंडक्टर से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एंड देन आपका फेजर डायग्राम है, जहाँ से आपके LCR सर्किट का जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाता है और ये क्लास में इसको बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाया भी जाता है। तो ये भी आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, मैं ये मान के चलूँ। और इसमें साथ में अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक अप्रोच अगर आपकी बहुत बेटर है कि आप प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल है। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है ये न्यूमेरिकल, इससे आप बता सकते हैं कि किस तरह से आप सोर्स फ्रिक्वेंसी ड्राइव कर सकते हैं ना। एंड देन आप इम्पेडेंस की बात कर रहे हैं, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट of the circuit and show the potential drop across the LC combination at 0 at the resonant frequency, right? So आप अगर चाहोगे कि मैं जो ये न्यूमेरिकल 26 में है या फिर 27 में आपके पास न्यूमेरिकल है, एंड देन आगे एक 17 क्वेश्चन था, एक 14 क्वेश्चन था, अगर वहाँ पर आपको जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई, अगर ये मैं डिटेल में डिस्कस करूँ आपके साथ, तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना, मैं सारी आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। परंतु ये मेरा आइडिया था कि कौन सी यूनिट पे इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये ऑप्टिक्स का आपके पास आ गया। ऑप्टिक्स में आपके पास क्या पूछा गया है? ऑप्टिक्स में पहला तो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में पहले में आपके पास पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, दूसरे में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड देन लास्ट में आपको क्या पूछ रहा है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। तो आपके पास कोई लेंस दिया गया हुआ है और उसकी फोकल लेंथ गिवन होगी, तो पानी के अंदर उसका आपको फोकल लेंथ बतानी हुई है ना, मतलब ये हवा में दी गई है, पानी में आपको बतानी है। तो ये भी सिंपल है। एंड देन इसमें आपको बोला गया यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। आई थिंक जो भी आपको यहाँ पर इन्होंने डाटा दिया अकॉर्डिंग टू दिस डाटा है। तो ऑलमोस्ट आपके पास जो पेपर आपका है बहुत आसान भी नहीं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, मॉडरेट जैसे एक पेपर है, तो सिंपल पेपर है, इतना डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। सो हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन डी, जहाँ पे आपके पास MCQ और केस स्टडी है वो डील करेगी। उसमें मैं काफ़ी सारी बातें आपके साथ कंपाइल करूँगा, काफ़ी सारी बातें डिस्कस करूँगा 1 बाय 1, है ना। उसके मेरे पास कुछ वीडियोस बने भी है, वहाँ से मैं कुछ क्लिप ऐड करूँगा। एंड देन काफ़ी अनदर बात अगर मेरे को करनी होगी वहाँ पे कि मुझे कुछ नई बात आपको बतानी है जो मैंने वहाँ पे ऐड नहीं करी हुई, मैं आने वाले जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 लेक्चर बनाना चाहता हूँ। एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कंपाइल करूँगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप भी बोर हो जाएगी कि ये क्या ही बना दिया या उतना ही इंटरेक्टिव नहीं होता। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा 10 से 15 मिनट के, जिसमें छोटी छोटी डिस्कशन होगी, जिससे आप एक बेटर वे में एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ फिजिक्स को समझ सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा क्या बोलते हैं ओवरव्यू था ये फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो होपफुली आपको ये वीडियो बेटर लगा होगा और इसमें जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें जो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको PDF चाहिए होगा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जो PDF चाहिए होगा जिस पे स्टूडेंट को, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हुई है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको उसी मेल पे आपको PDF भेज दूंगा इस क्वेश्चन पेपर का। और ये जो क्वेश्चन पेपर की मैंने जो बात की, क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, इस सीरीज C की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो 1 बाय 1 में जो नेक्स्ट मेरा अपकमिंग वीडियो आएगा, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं सेक्शन A और सेक्शन D की बात करूँगा, उसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं हमें अनदर वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बेटर वे में समझें साथ में मिलकर। तो आपका ऐसा सहयोग हमारे साथ बना रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और जुड़े रहे आप फिजिक्स के साथ और अच्छे से फिजिक्स को पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।